नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। स्वास्थ्य जानकारी लिए कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य के लिए ईश्वर की एक अनुपम देन है और एक सफल जीवन के लिए इस अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे महिलाओं में कैंसर लक्षण एवं उपचार पर। महिलाएं जो कि समाज एवं परिवार की धुरी मानी जाती हैं, जो समाज और परिवार का ख्याल रखती हैं, ज़रूरी हो जाता है उनके लिए अपना ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना। कैंसर जो कि आज एक समस्या ऐसी बनती जा रही है जो काफ़ी बढ़ चुकी है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष जून माह को कैंसर सर्वाइवल माह के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आज के मेहमान से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि महिलाएं किस प्रकार से कैंसर से बचाव कर सकती हैं, क्या कुछ रहते हैं इसके लक्षण एवं उपचार। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ITMC शिमला से रेडियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पूर्णिमा ठाकुर जी। डॉक्टर पूर्णिमा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर पूर्णिमा, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में कैंसर, उसका इलाज, लक्षण एवं उपचार पर, तो यदि हम आज के समय की बात करें, कैंसर शब्द सुनते ही पहले तो मन में बहुत से विचार आने लगते हैं और ये प्रश्न उठता है कि आखिर कैंसर है क्या। और जिस तरह से हम सर्वाइवल माह के रूप में इस माह को देखते हैं, जून माह को, तो आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जी, कैंसर में जैसे अभी जो जून में है, हम कैंसर सर्वाइवल मंथ मना रहे हैं, तो इसका उद्देश्य है कि हम आम जनता को कैंसर के बारे में अवेयर करें, क्योंकि पिछले कुछ सालों से 20-25 सालों से तो कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ऐसे चीज़ें हैं जिससे रिस्क बढ़ रहा है उससे हम बचाव कर सकें। तो आखिर कैंसर है क्या, ये आपका सवाल है। तो कैंसर में एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, वो नॉर्मली ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये नॉर्मल सेल्स की प्रक्रिया है हमारी बॉडी में। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि ये जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं और वही कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाती है। तो जब वो इतने सारे सेल्स बन जाते हैं तो एक गांठ बन जाती है। तो वो गांठ जो होती है उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तो ये मैलिग्नेंसी तब बोलते हैं जब ये फैलने की क्षमता रखता है। तो ये सेल आसपास के एरिया में या फिर ब्लड के माध्यम से या फिर लिम्फ से, गिल्टियों से शरीर में बाकी हिस्सों में फैल जाता है और जानलेवा हो जाता है। तो इसे कैंसर कहते हैं। जी। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स की ग्रोथ ही, अगर हम सिंपली कहें तो उसकी ग्रोथ से ही, अनकंट्रोल जो ग्रोथ है उससे कैंसर जो है वो पनपना शुरू हो जाता है। डॉक्टर पूर्णिमा, जिस तरह से आपके पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं साल भर में, तो अगर हम पेशेंट्स की बात करें तो क्या उसमें महिलाएं और पुरुषों की अगर हम बात करें तो किसकी संख्या ज़्यादा रहती है, और अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो कितना आगे आती हैं खुद के चेकअप के लिए? जी, साल भर में एक्चुअली हमारे पास जो रजिस्ट्री है, हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री है, तो हमारे पास पूरा डेटा होता है IGMC में। तो अगर पिछले वर्ष की बात करें 2023 में, तो करीब 2400 से 2500 हमारे पास नए मरीज़ रजिस्टर हुए हैं कैंसर के। बाकी IGMC के अलावा प्रदेश में 5 और मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उनका डेटा अलग रहता है। तो IGMC में इतने रजिस्टर हुए हैं, इसमें करीब करीब बराबर ही रहते हैं। महिलाएँ 1200 से 1300 के करीब हमारे पास नई महिलाएं रजिस्टर हुई हैं। जी। बात की जाए महिलाओं में कैंसर की, तो क्या कुछ ऐसे हम कैंसर्स की बात कर सकते हैं जो विशेष तौर पर महिलाओं में ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वैसे तो जो कैंसर्स हैं वो दोनों पुरुषों में और महिलाओं में करीब करीब कोई भी कैंसर दोनों में हो सकता है। पर कुछ कैंसर स्पेसिफिक होते हैं जो महिलाओं में होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। ये आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहा है पूरे भारत में भी। मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है। हालांकि पुरुषों में भी होता है पर बहुत रेयर होता है, तो फीमेल्स में ही ज़्यादा होता है। बाकी जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा है। अभी तक हिमाचल में काफ़ी केसेस हैं सर्वाइकल कैंसर के।
और बाकी बच्चेदानी की लाइनिंग जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं उसका कैंसर महिलाओं में होता है, और ओवरी का कैंसर होता है। तो ये कैंसर्स मुख्य मतलब महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। जी, यदि हम इनके कारणों की बात करें तो क्या कुछ कारण आप इसके पीछे देखते हैं कि महिलाओं में जो ये मुख्य कैंसर है ये देखने को मिलते हैं? जी, कैंसर का एक्चुअली कोई प्रूवन कारण बहुत कम है। हाँ, जैसे तंबाकू है वो लंग कैंसर से एसोसिएटेड है, वो बहुत प्रूवन है। लेकिन अगर हम महिलाओं में कैंसर्स की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा प्रूवन कॉजेज़ नहीं है। तो लेकिन हम अगर अलग अलग हम डिवाइड करें तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसे हम ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। तो ये देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट कैंसर शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है और ग्रामीण महिलाओं में सर्विक्स का कैंसर ज़्यादा होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के कारण ज़्यादातर लाइफस्टाइल रिलेटेड रहते हैं, जैसे लेट शादी होना और बच्चे लेट होना और बच्चों को ब्रेस्ट फीड ना करवाना, ये एक मेजर कारण है। बाकी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, क्योंकि ये महिलाओं में ज़्यादातर हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स होते हैं। ब्रेस्ट हो गया, ओवरी हो गया, एंडोमेट्रियम, ये हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स हैं। तो जैसे स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल रहना, नींद पूरी ना लेना, तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और ये इन कैंसर्स को बढ़ावा देता है। बाकी अगर सर्विक्स कैंसर की बात करें तो ये इसका कारण मेनली जैसे जो मुख्य कारण है वो HPV वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो उसके इन्फेक्शन से इसको जोड़ा गया है कि सर्विक्स कैंसर हो सकता है। बाकी अगर जल्दी उम्र में शादी हो जाए या बहुत सारे बच्चे हों या हाइजीन प्रॉपर मेंटेन ना हो तो उसमें भी सर्विक्स कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। जी, तो हम दोनों ही तरफ ये देख सकते हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी जो है इफ़ेक्ट करती है। चाहे आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की है कि जो शहरी महिलाओं में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें जिसके कारण जो ये कैंसर है होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात की जाए लक्षणों की, कि अगर हमें किसी तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो वो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर हम शुरुआत करें ब्रेस्ट कैंसर से, तो किस प्रकार के लक्षण जो है एक महिला अपने शरीर में महसूस कर सकती है जिस समय उसे ये एहसास हो जाता है कि अब उसे जो है वो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? जी, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसे हम बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लक्षण इसके जो मेनली आते हैं वो गांठ होती है, लेकिन वो तभी पता चलेगी अगर महिला अपने स्तन की जांच कर पाए रूटीन पे। तो गांठ बनती है, वो इसका एक मेन बहुत मुख्य चीज़ है कि इसमें पेन नहीं होती है, इसीलिए पता नहीं चल पाती। अगर किसी चीज़ में दर्द हो तो महिलाएं जल्दी डॉक्टर को दिखाने चली जाती हैं। तो पेनलेस गांठ होती है और जब तक पता चलता है तो थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है। तो गांठ ब्रेस्ट में भी हो सकती है, बगल के नीचे भी हो सकती है, या फिर गले के नीचे जब थोड़ा फैल जाता है कैंसर तो उधर भी आती है। दूसरा, निपल से अगर कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, जो कि खून से रसा हुआ डिस्चार्ज, खून निकल रहा है, या फिर आपका पीला डिस्चार्ज है, या फिर हरे रंग का, सफ़ेद पानी नॉर्मली ब्रेस्ट में आ सकता है, बट जो जैसे पीला या हरा डिस्चार्ज है वो हो, या फिर निप्पल अंदर की तरफ धंसा हुआ हो जो पहले ना हो और बाद में आए, और फिर या फिर ब्रेस्ट की चमड़ी में कोई चेंजेस आए, रेडनेस आए, या फिर संतरे के छिलके की तरह गद्देदार चमड़ी हो जाए, तो ये एक वार्निंग सिग्नल्स हैं, तो जल्दी महिला को जाना चाहिए। जी, यदि इस तरह के लक्षण हमें दिखते हैं तो हम जो है डॉक्टर के पास जा सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ये जो सारे लक्षण आपने बताए हैं ये कैंसर की ओर ही इशारा करते हैं या फिर किसी तरह की और भी कोई समस्याएं हो सकती हैं? जो ब्रेस्ट लंप है, गांठ है ब्रेस्ट में, वो बहुत कॉमन है, और अगर कोई गांठ किसी को दिखती है तो ये माना जाता है कि 90 to 95% केसेस में वो बिनाइन है, वो कैंसर का लक्षण नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट हार्मोन डिपेंडेंट है। जैसे माहवारी आती जाती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो गांठ या बढ़ सकती है, कम भी हो जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो, तो हमेशा डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। जी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइमली जो है हम डॉक्टर के पास जाएं और जांच करवाएं, क्योंकि तभी हमें पता चल सकता है कि आखिर समस्या क्या है। डॉक्टर पूर्णिमा, बात की जाए सर्विक्स की कैंसर की, तो उसमें किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं? जी, सर्वाइकल कैंसर में लक्षण काफ़ी जल्दी आ जाते हैं, और ये एक कैंसर है जिसे हम बहुत अर्ली अगर हम अवेयर रहें तो पकड़ भी सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जैसे माहवारी होती है तो अनियमित माहवारी होना, जिन महिलाओं को माहवारी होती है तो जो भी ब्लीडिंग हो रही है
है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड ना होके बीच बीच में थोड़ी ब्लीडिंग होना, या माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। फिर अगर माहवारी महिलाओं को बंद हो गई है जैसे 45-50 साल में, तो उसके बाद अगर कोई भी ब्लीडिंग है, थोड़ी भी ब्लीडिंग है, वो एबनॉर्मल मानी जाती है। ब्लीडिंग के अलावा अगर डिस्चार्ज चल रहा है, गंदा पानी, बदबूदार पानी, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है, तो उसकी तरफ ध्यान दें। और बाकी अगर थोड़ा एडवांस कैंसर होता है तो यूरिनरी सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे पेशाब में बार बार जलन रहना, बार बार आना, और पेट में दर्द रहना। बाकी ये तो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं, जैसे एक जनरली थकावट रहना, या फिर भूख ना लगना, या अचानक वज़न बहुत कम हो जाना, 1 महीने में काफ़ी किलो कम हो जाना बिना किसी कारण के, तो वो वार्निंग सिग्नल्स हैं। तो कैंसर हमेशा एक वार्निंग सिग्नल देता है, तो हमें ज़रूरी है कि हम उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। जी डॉक्टर पूर्णिमा, आपने लाइफस्टाइल के बारे में भी बात की, तो थोड़ा सा वहाँ जाना चाहेंगे। और अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहें, कैंसर से अगर हम बचाव करना चाहें, तो एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करती हैं, किस तरह से जो एक महिला है, जो एक वर्किंग महिला है, या फिर घर पे भी जो महिलाएं रह रही है, वो खुद को कैसे स्ट्रेस से दूर रख सकती हैं, क्या कुछ कर सकती हैं जिससे वो अपना कार्य भी अच्छे से कर सकें और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को भी अच्छे से बना के रख सकें? जी, जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले है जो ना केवल महिलाओं को, सबको एक्सरसाइज अपने रूटीन में लाना चाहिए। महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनको टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये जो हमारी थकावट है उसको थोड़ा कम करती है, और एक जनरल बॉडी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, उससे भी कैंसर से बचाव हो सकता है। और ज़्यादातर जो महिलाएं ऑफिस में या सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पूरे दिन बैठना वाला जो जॉब है, तो एक्सरसाइज से थोड़ा फ़ायदा होता है। दूसरा, नींद भी अच्छी आती है, तो नींद लेना भी हमारी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, प्रॉपर नींद लें। तीसरा डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो डाइट में हेल्दी डाइट लेना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आजकल ज़्यादा पैकेट वाला प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न फूड, उसका बहुत ट्रेंड है, तो वो मिनिमल करना चाहिए, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो केमिकल्स कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बनते हैं। तो ज़्यादातर ताज़ा खाना खाना चाहिए, घर में बना हुआ, और ताज़े फल, फ्रूट और सब्जियां ये डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। साबुत अनाज करना चाहिए, प्रोटीन्स हाई होने चाहिए डाइट में। और बाकी मेडिटेशन और रिलैक्सेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और अपने क्लोज़ फैमिली, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ना केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। जी, यदि हम ये सारी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में अपना दें तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी समस्याओं से हमें निजात मिल सकता है, और महिलाएं हर कार्य को जो है वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, जिस तरह से आपने लक्षणों के बारे में हमें बताया, बात की जाए इसकी जाँच की कि ट्रीटमेंट के लिए हमें ज़रूरी है ये जाँचना कि क्या हम इस समस्या से ग्रसित हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए क्या जो प्रोसीजर है वो रहता है? और जिस तरह से हम बायोप्सी की बात सुनते हैं, जब भी कोई इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो बायोप्सी का नाम जो है सबसे पहले आता है, और एक डर जो है वो मन में बैठ जाता है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। तो आखिर बायोप्सी क्या होती है और ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है जाँच के लिए? जी, सबसे पहले अगर हम जांच की बात करें, अगर किसी को शक है कि उसको कोई कैंसर हो रहा है, या फिर उसको वैसे ही अपनी जांच करवानी है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेक्निक्स आती हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट वो होते हैं कि वो पेशेंट में नहीं ना करके हेल्दी लोगों में किया जाता है। जैसे कोई जांच कराना चाहे तो कुछ एक सिंपल टेस्ट होते हैं कि वो अपना टेस्ट करवाए, और उससे हमें पता लगता है कि कैंसर है या नहीं है। तो ये अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग अवेलेबल हैं। तो महिलाएं उस वे में लकी हैं। जैसे ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर के बाहर है, अंदर नहीं है, तो उसको हम आराम से जांच कर सकते हैं। तो महिलाएं अपने घर पे जिसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो महीने में एक बार जांच करना अपने हाथ से स्तन की ज़रूरी है। तो ये हमें अपने लाइफस्टाइल, मतलब अपने आदत में, कि 30 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उन्हें महीने में एक बार अपने स्तन की जांच करनी चाहिए। फिर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं। मैमोग्राफी एक सिंपल एक्सरे होता है, आपके ब्रेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, और उसमें छोटी से छोटी गिल्टी जो कि हाथ से भी महसूस नहीं हो रही है, तो वो
पकड़ में आ जाती है। तो वो मैमोग्राफी हमें एडवाइजेबल है कि 50 ईयर्स से अबव, 50 साल से ऊपर, साल में एक बार या 2 साल में एक बार महिलाओं को जब तक 70 साल की नहीं होती तो करवानी चाहिए। फिर सर्विक्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, उसको बोलते हैं पैप स्मीयर। तो वो एक वुडन स्पैचुला होता है, जैसे आइसक्रीम स्टिक होती है, तो गायनेकोलॉजिस्ट उस पर पानी की जाँच करते हैं और उसमें सेल्स देखे जाते हैं। तो सर्विक्स में आप इस जांच के थ्रू बहुत अर्ली प्री कैंसरस स्टेज में भी, जब कैंसर बना नहीं है लेकिन बनने की संभावना ज़्यादा है, वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेकमेंडेड है कि 30 साल से ऊपर साल में एक बार या 3 साल में एक बार, जब तक 3 साल तक नेगेटिव आ जाए तो 3 या 5 साल में एक बार करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा HPV, जैसे मैंने बोला, वो सर्विक्स के कैंसर का कारण बनता है, तो वो ब्लड में हमारा टेस्ट हो जाता है, उसका DNA टेस्ट हो जाता है, तो वो भी अगर 5 साल में पैप स्मीयर के साथ कराया जाए 5 साल में एक बार, वो ज़रूरी है। फिर अगर ओवरी एक हमारा कैंसर है जो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, तो ओवरी एक साइलेंट कैंसर है, उसका अर्ली स्टेज पे पता नहीं लगता है, थोड़ा एडवांस स्टेज पे पता चलता है। तो उसमें एक CA-125 टेस्ट है, वो ब्लड में है, बट वो फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है। बाकी अल्ट्रासाउंड से भी हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। दूसरी आपने बात करी बायोप्सी की, तो ये हमारे पास ज़्यादातर अक्सर मरीज़ आते हैं, वो बायोप्सी से डरते हैं, उन्हें ये धारणा होती है कि बायोप्सी कर दी तो ट्यूमर फैल जाएगा, और इस डर से वो हॉस्पिटल ना जाके कहीं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में कहीं भी इलाज कराते हैं और एडवांस स्टेज पे फिर लौट के आते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि चर्चा हो। तो बायोप्सी एक ऐसी जांच है, जैसे आपका कोई गांठ बनी है या कोई ज़ख़म है जो कैंसर का लग रहा है, तो उससे एक टुकड़ा लिया जाता है, छोटा सा, छोटी सुई के उससे लिया जाता है छोटा टुकड़ा। उसकी हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स, वो जांच करते हैं, तो उसमें डेफिनेट पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है। तो बिना बायोप्सी के आप कोई भी टेस्ट करा लीजिए, चाहे आप CT स्कैन करा लीजिए, MRI करा लीजिए, उसमें 100% हम नहीं बता सकते कि ये कैंसर है। लेकिन बायोप्सी के सेल्स जब डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं, कैंसर सेल्स, तो उसमें 100% हमारा पता चलता है कि कैंसर है। दूसरा इसलिए ज़रूरी है कि कैंसर आम जनता के लिए या पेशेंट के लिए एक बीमारी है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए एक बीमारियों का समूह है। तो किस तरह का, कम से कम 200 प्रकार के कैंसर तो होते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस प्रकार का कैंसर है। तो जिस प्रकार का कैंसर होगा तो उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। तीसरा, आजकल ट्रीटमेंट में बहुत एडवांसेस हैं कैंसर के, तो टारगेटेड थेरेपी का रोल है, तो उससे हमें टारगेट्स पता चलते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है उस पर, तो उससे हम ट्रीटमेंट भी, अपना एडवांस ट्रीटमेंट भी पेशेंट को दे सकते हैं। और इससे फैलता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है, बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। जी डॉक्टर पूर्णिमा, जिस तरह से आपने कहा कि बायोप्सी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसी से डिटेक्ट हो पाएगा कि किस तरह का कैंसर है और किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाना है। बात की जाए इलाज की, कि एक बार जो पेशेंट है वो डिटेक्ट हो गया है कि उसे कैंसर है, तो किस प्रकार से उसका इलाज जो है उसकी शुरुआत होती है? जी, जब एक बार हमें डायग्नोसिस पता चल गया कि कैंसर है, तो हमें ये पता करना कि किस स्टेज का कैंसर है, ये ज़रूरी है। तो उसके बाद हम इमेजिंग एडवाइस करते हैं, जैसे CT है, MRI है, उससे हमें पता चलता है कि कौन से स्टेज है। और आजकल नया टेस्ट है PET स्कैन, तो PET स्कैन पे हमारी पूरी बॉडी का स्कैन होता है, तो कहीं और फैला हुआ है तो वो भी पता चल जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू द स्टेज हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, और ट्रीटमेंट किसी एक मोडालिटी से नहीं, ये मतलब इसको कहते हैं कि मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है। इसमें सर्जरी भी इन्वॉल्व होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, वो स्टेज पे डिपेंड करता है। तो सर्जरी और रेडियोथेरेपी तो बहुत पुरानी ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ हैं, मतलब 100 साल से भी पुरानी। तो अगर ट्यूमर लिमिटेड है, एक ही जगह पे है, तो उसको सर्जरी से भी इलाज किया जा सकता है, तो सर्जरी प्रेफरेबल होती है। किसी कारण से सर्जरी ना हो पाए, ओल्ड एज है या कुछ सर्जन को लगता है कि पूरा ट्यूमर नहीं निकल पाएगा, तो फिर रेडिएशन से भी इलाज हो जाता है। साथ के साथ उसमें कीमोथेरेपी भी दी जाती है। और पिछले 20-25 सालों से नई टेक्निक्स जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये भी हैं, ये भी एक तरह की कीमोथेरेपी ही होती हैं, तो वो भी ट्रीटमेंट में दी जाती है। जी, आपने अलग अलग थेरेपीज़ की बात की है, रेडियोथेरेपी की हम बात सुनते हैं, रेडिएशन थेरेपी जो रहती है, ये किस प्रकार की होती है और क्या कुछ रहता है इसके अंतर्गत? एक जो पेशेंट है वो उसे किन किन प्रोसीजर से गुजरना होता है, क्या कुछ उसका इलाज में जो चीज़ें हैं वो चलती हैं? जी, रेडियो
रेडियोथेरेपी का मतलब है कि हम रेडिएशन से या विकिरण से ट्रीटमेंट करते हैं। तो मशीन होती है, उसमें हाई एनर्जी एक्सरेज होते हैं, पेशेंट को लिटाया जाता है और मशीन के द्वारा रेडियोथेरेपी से इलाज हो जाता है। वो मशीन मतलब टेलीथेरेपी होती है जिसमें मशीन आपको पेशेंट को टच नहीं करती है, तो एक्सरेज की तरह ही ट्रीटमेंट हो जाता है। और रेडियोथेरेपी की एक फॉर्म है ब्रैकीथेरेपी, जिसमें ट्यूमर के साथ सोर्स को लगाया जाता है और उसके थ्रू इलाज मतलब हाई एनर्जी एक्सरे से ट्यूमर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। जी, ये रेडियोथेरेपी है। जी, कई बार हमने देखा है डॉक्टर कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके मन में जो है एक तरह की धारणा बैठ जाती है कि रेडियोथेरेपी के टाइम जो है उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, लाइक अपनी फैमिली के साथ वो रहें, बच्चों के साथ मिले जुले। तो क्या इस तरह का भी कुछ रहता है कि उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है? हाँ, ये लोगों में बहुत डर होता है कि पूछते भी हैं हमारे पास मरीज़ कि हम अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, या कई बार मतलब कुछ फैमिलीज़ उनको अलग रखती हैं। तो ऐसी धारणा गलत है, क्योंकि हाँ, एक तरह से कई बार जैसे थायराइड कैंसर का एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन पिलाई जाती है, वो न्यूक्लियर मेडिसिन द्वारा किया जाता है। तो उसमें जब पेशेंट को वो पिलाया जाता है सोर्स, तो उसमें कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए पेशेंट को अलग रखा जाता है, वो अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन जो रेडियोथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है, उसमें हम पेशेंट का जो इलाज करते हैं वो उसमें पेशेंट रेडियो एक्टिव नहीं होता है, कम्प्लीटली सेफ है कि पेशेंट क्योंकि उससे तो ट्यूमर सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो पेशेंट में कोई ऐसा सोर्स नहीं डाल रहे हैं, तो आराम से वो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ रह सकते हैं। और बाकी ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, जैसे आपका डेली डिपेंड करता है रेडियोथेरेपी आप किस लिए दे रहे हो। तो 5 से 6 हफ्ते के लिए अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो डेली 10 से 15 मिनट के लिए पेशेंट को आना होता है, वो मशीन पे लेटना है और अब वो घर जा सकते हैं। जी जी। डॉक्टर, आपने कीमोथेरेपी की भी बात की है, तो ये क्या रहती है और किस प्रकार से जो है कीमोथेरेपी जो है वो चलती है पेशेंट्स में? जी, कीमोथेरेपी एक्चुअली नसों में इंजेक्शन लगाया जाता है, ग्लूकोज में इंजेक्शन डाल के नसों के द्वारा दिया जाता है। तो कीमोथेरेपी हम तब देते हैं जब हमें शक हो कि ट्यूमर के जो सेल्स हैं वो माइक्रोमेटास्टेसिस जिसे बोलते हैं, कि थोड़े थोड़े कण ब्लड में घूम रहे हैं, तो वो अगर वैसे ही छोड़ दें तो वो वापस आने का चांस बढ़ जाता है। तो कीमोथेरेपी में इंजेक्शंस ब्लड के द्वारा दिया जाता है और ब्लड में जो कैंसर के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जी, तो इस तरह से जो है अलग अलग थेरेपीज़ रहती हैं पेशेंट्स के स्टेजेस के अनुसार, जिससे उनका जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो ठीक हो सके। बात की जाए कैंसर ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप की, तो फॉलोअप का क्या रहता है? कितने टाइम में जो है पेशेंट्स को फॉलोअप के लिए आपके द्वारा बुलाया जाता है और कब कब जो है वो पेशेंट्स आ सकते हैं? जी, देखिए, कैंसर की ट्रीटमेंट में तो बहुत एडवांसेस हुए हैं और बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में क्योर भी हो जाते हैं, ऐसे काफ़ी कैंसर्स हैं। तो ट्रीटमेंट में एडवांसेस है, लेकिन अभी तक हमारे पास अभी भी रिस्ट्रिक्शन है कि किसी भी कैंसर मरीज़ को कैंसर वापस आने का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि कैंसर के जो मैंने आपको बताया माइक्रोमेटास्टेसिस, छोटे छोटे कण जो कि किसी भी इमेजिंग में, टेस्ट में पकड़ में नहीं आते, वो डोरमेंट सेल्स अगर बॉडी में रह जाएं तो वो कभी भी वापस आ सकते हैं और दोबारा कैंसर पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हम कभी भी जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो पेशेंट को ये नहीं बोलते कि पेशेंट क्योर हो गया, पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे रखना होता है और अलग अलग कैंसर्स के हिसाब से उनकी फॉलोअप ड्यूरेशन के हिसाब से, जैसे कुछ कैंसर्स को हम 10 या 15 साल बाद बोल सकते हैं कि अब ये क्योर है, कुछ को 5 साल बाद बोल सकते हैं। तो फॉलोअप इसलिए ज़रूरी है कि अगर पेशेंट में दोबारा कैंसर वापस आता है तो बहुत अर्ली इसको हम लक्षण इसके जांच पाएँ और टेस्ट करा पाएँ, अर्ली स्टेज में हम फिर से पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाएँ। तो हमारे पास जो ज़्यादातर फॉलोअप ड्यूरेशन रहती है वो 2 से 3 महीने में हम पेशेंट को बुलाते हैं, शुरू के 2 साल में, बाद में हम उसको 6-6 महीने के बाद बुलाते हैं, 3 साल 4 साल तक, और 5 साल के बाद हम पेशेंट को साल में एक बार बुलाते हैं। और फॉलोअप में हम पेशेंट का जांच करते हैं और अगर हमें लगे कि उसको कोई सिम्टम्स है, कोई साइंस है, तो ही टेस्ट करवाते हैं। जी, डॉक्टर पूर्णिमा, अगर बात की जाए ट्रीटमेंट के बाद जब पेशेंट जो है, जैसे आपने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, तो उस समय में वो अपने लाइफस्टाइल को कैसा रखे कि दोबारा जो है कैंसर अक्रेंस के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल भी ना रहें? जी,
हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ट्रीटमेंट होने के बाद भी पेशेंट को कहीं ना कहीं एंग्जाइटी रहती है, टेंशन रहती है और मानसिक एक दबाव रहता है कि कहीं कैंसर वापस ना आ जाए। तो हमें लाइफस्टाइल में ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट का थोड़ा सा मानसिक मतलब जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, शारीरिक हेल्थ पे भी देना चाहिए। तो प्रॉपरली पेशेंट को, और जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो 2 से 3 महीने तक पेशेंट बहुत वीक फील करता है, फटीग, इजीली फटीग्ड, लाइक धीरे धीरे उसको थकावट महसूस होने लगती है। तो एक्सरसाइज रूटीन में लाना है और प्रॉपर नींद लेनी है और अपना फॉलोअप रेगुलर करवाना है और अपना फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छे से टाइम बिताना है ताकि वो मानसिक उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे। जी डॉक्टर पूर्णिमा, आज आप कार्यक्रम में आए और कैंसर से संबंधित हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि महिलाएं जो हैं वो कैंसर से खुद को कैसे दूर रख सकती हैं, किस प्रकार से एक सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।